Am I audible to all of you? ठीक है, जल्दी से याद कर लो। राजस्थान रेंट कंट्रोल में 4 शेड्यूल हैं। कितने शेड्यूल हैं? राजस्थान रेंट कंट्रोल में 4 शेड्यूल हैं। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन, जिसमें रेंट ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन जाएगी। दूसरे में अपील लगेगी। तो अपील का देखो, फॉर्म नंबर जो शेड्यूल नंबर ए है वो है एप्लीकेशन। शेड्यूल नंबर बी है वो अपील है, अपील का फॉर्मेट है। शेड्यूल नंबर सी में क्या है? रिकवरी सर्टिफिकेट है। अभी आप धीरे धीरे सब सीखते जाओगे क्या रिकवरी सर्टिफिकेट होता है। और शेड्यूल नंबर में अपन को क्या देनी होती है? टीएनसी की इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले शेड्यूल नंबर ए, शेड्यूल नंबर बी, शेड्यूल नंबर सी, शेड्यूल नंबर डी। ये बहुत एंड में लिखे हुए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे के इग्नोर कर देते हैं। शेड्यूल नंबर ए, एप्लीकेशन टू रेंट ट्रिब्यूनल। शेड्यूल नंबर बी, अपील, अपीलिएट कोर्ट। शेड्यूल नंबर सी, रिकवरी सर्टिफिकेट। शेड्यूल नंबर डी, इंफॉर्मेशन ऑफ टीएनसी। सबसे पहले एप्लीकेशन जाती है, फिर उसके बाद में अपील जाती है, फिर सी मतलब सर्टिफिकेट, और डी में है इंफॉर्मेशन। ठीक है, याद रखो। अब आओ सेक्शन नंबर 3। अभी तक हम सब चीजें पढ़ रहे थे कि कहाँ पे राजस्थान रेंट कट, अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 पे कि कौन से ऐसी प्रिमाइसेस है जिसपे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं होता है। पहले तो अपन ये देख लेते हैं। इसमें अपन धीरे धीरे देखते जाएंगे कितने चैप्टर है, कितना क्या है। अभी अपन इतना दिमाग नहीं लगा रहे, अभी जस्ट अपन उस पे आते हैं, सेक्शन नंबर 3 पे। सेक्शन नंबर 3 ये बोल रहा है कि ऐसे कि चैप्टर 2 जो हम पढ़ेंगे और चैप्टर 3 जो हम पढ़ेंगे वो किन प्रिमाइसेस पे अप्लाई नहीं होता। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है वो प्रोसीजर की बात करता है, कौन सी प्रिमाइसेस एंड ऑल। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कौन सी प्रिमाइसेस पे अप्लाई नहीं होता है। तो ये पता नहीं, ये मुझे याद नहीं है ये ऐड कब हुआ है, बस चेक कर लेते हैं। ये सबके है क्या? मुझे तो इतना सा याद ही नहीं है। तो यहाँ से हम तो यहाँ से पढ़ते हैं हमेशा। देख लेते हैं, चलो ये एक बार आप लोग देख लेना क्या चीज है। मुझे नहीं पता, मैंने कभी पढ़ा नहीं है ये। मैम ये देखो, तो हट गया ना। हट गया क्या? मतलब मेरे वन पता टू नहीं, थ्री ये चीज ए और बी सी। हाँ ठीक ये है, भी रुपीज वाले तो है, रुपीज 4,000। हाँ ये भी हट रखे हैं, नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो ये पता नहीं, मेरे बेरेक में नहीं था, इधर मुझे दिखा ही ऑनलाइन बेरेक पे। तो देखिए, ध्यान से सुनना, एक एक शब्द अपन ध्यान से पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। कोई भी प्रॉपर्टी लेट आउट बिलोंगिंग टू और लेट आउट बाय, बिलोंगिंग टू और लेट आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा कोई भी चीज कोई भी चीज क्या की जाती है? लेट आउट की जाती है। तो उस पर कौन सा अप्लाई नहीं होता? उस पर राजस्थान रेंट कंट्रोल का चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं होता है। फिर देखो, ये होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। फिर कौन होंगे इसके नीचे? कौन सी बड़ी प्रेमाइसेस दिखेगी आपको? सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट। सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट के अंदर कोई भी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी क्या की जाती है? लेट आउट की जाती है। लेट आउट की जाती है तो उस पर अप्लाई नहीं हो। फिर फिर आप क्या देखोगे? उसके नीचे अपन क्या देखते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले हम देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं, ये देखेंगे सबसे पहले। फिर हम क्या देखते हैं? फिर हम देखते हैं कि सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट के अधीन कोई कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट हुआ है और वो प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? वो प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहा है। इसके आप बाद में हम देखें गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी तो क्या देखा है कि कोई भी प्रोमाइसेस बिलोंगिंग है गवर्नमेंट कंपनी के मतलब अंदर, गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो गवर्नमेंट कंपनीज डिफाइन है, उनकी प्रॉपर्टीज पर भी ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं होता है। फिर यहाँ पे हिंदू है और यहाँ पे मुस्लिम है, लिखा है वक्फ। अच्छा, ये एक ही जगह लिखा है कि कोई भी प्रेमाइसेस जो बिलोंग करती है देवस्थान डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, देवस्थान डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट जो कंट्रोल की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड है वक्फ एक्ट 1995। तो चार तो तुम्हें गवर्नमेंट से रिलेटेड दिख जाएंगे। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। फिर आपको दूसरी दिखेगी सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट के अंदर जो कॉर्पोरेट है उसकी प्रॉपर्टी। फिर तीसरा दिखेगा गवर्नमेंट कंपनीज। और चौथा दिखेगा आपको कोई भी देवस्थान डिपार्टमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है, या वक्फ डिपार्टमेंट है, कोई भी वक्फ है जो वक्फ है जो रजिस्टर्ड है वक्फ एक्ट 1995 में, उस पर भी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो चार आप ऐसे बांट लो। अब पांच, अब देखो, अब आते हैं थोड़ी सी जो बिल्डिंग्स होती है, जो थोड़ी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है। तो अपन देखते हैं मंदिर।
मंदिर मतलब मंदिर में क्या होती है, रिलीजियस ट्रस्ट होती है, चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, एजुकेशनल ट्रस्ट होती है, जैसे गोविंद देव जी का मंदिर हो गया, या कोई मतलब मान लीजिए अजमेर की वो हो गई, दरगाह हो गई। तो समझो कि कोई भी प्रेमाइसेस जो बिलोंग करती है कोई रिलीजियस ट्रस्ट से, चैरिटेबल ट्रस्ट से, एजुकेशनल ट्रस्ट से, जो भी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में नोटिफाई करे। फिर आप देखोगे यूनिवर्सिटीज, और बिल्डिंग कौन दिखती है, यूनिवर्सिटीज। तो कोई भी प्रेमाइसेस बिलोंगिंग टू है, वी आर वेस्टेड इन है यूनिवर्सिटीज बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इस पे भी अप्लाई नहीं होगा। फिर आप और बड़ी बिल्डिंग कौन सी देखते हो चलते फिरते, बैंक्स। तो कोई भी प्रेमाइसेस हैं जो बैंक को लेट की गई है, या पीएसयूज, पीएस अब सब चीजें आ जाएंगी कि कोई भी प्रोमाइसेस है जो बैंक को, पीएसयूज को, कोई भी स्टैब्लिश जो कोई भी कॉर्पोरेशन जो सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट में स्टैब्लिश हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनीज को हम इतना ध्यान नहीं रखते थे, हम तो ये ध्यान रखते थे बैंक, पीएसयूज, एमएनसीज, बैंक, पीएसयूज, एमएनसीज, और कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, ये बहुत बहुत लंबा है कि पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है, दिमाग मतलब, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो उस पर भी अप्लाई नहीं होता है। बैंक्स, पीएसयूज, एमएनसीज, प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उस पर अप्लाई नहीं होता। एक्सप्लेनेशन आपको ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और कुछ भी लिखा हुआ है क्या, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और देख लेते नोट्स में कुछ है क्या। ये पता नहीं इधर क्यों नहीं लिखा, लेकिन फॉरेन सिटीजन एम्बेसीज कहाँ गया पता नहीं, 11th नंबर ये लिखा कि कोई भी प्रोमाइसेस लेट आउट की जाती है फॉरेन कंट्रीज के सिटीजन को, एम्बेसीज को, हाई कोर्ट। तो आ जाओ याद करते, पूछा जाता है ये एप्स एग्जाम में कि किस पर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं होगी। एक बार याद करते फिर बात करते किस पर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं होगी। क्या क्या याद करें, चार हमने गवर्नमेंट से रिलेटेड याद करी, 3 हमने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज याद करी, एक हमने फॉरेन एम्बेसीज वगैरह याद। देखो क्या लिखा है, जो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो बिलोंग करते हैं और लेट आउट की जाती है इनके द्वारा, इन पे अप्लाई नहीं होता। सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट के अंदर जो कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड है उनके द्वारा प्रॉपर्टी लेट आउट की जाती है, उस पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, आज है ना, सबसे पहले सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट। फिर इसके अलावा आप आ जाओ, जो मुझे 4th नंबर का याद आ रहा है, हाँ 3rd नंबर का, गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज के द्वारा जो भी प्रॉपर्टी लेट आउट, जो भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड है उस पर अप्लाई नहीं होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनीज हो गया। फिर देवस्थान डिपार्टमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल या ऑथराइज किए जाते हैं, और वक्फ, जो वक्फ एक्ट 1955, एक बार देख लेना, वक्फ, उस पे भी अप्लाई नहीं होता। तो 4 हमने एक याद करे। फिर तीन तीन थोड़ी सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हम देखते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, और कोई भी अदर ट्रस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं जिन पर अप्लाई नहीं हो। फिर हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज, फिर हम देखते हैं बैंक, पीएसयूज, एमएनसीज, प्राइवेट पब्लिक कंपनीज जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और लास्ट 8 नंबर का हम देखते हैं फॉरेन एम्बेसीज या फॉरेन सिटीजन को आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की है, तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगी। बताओ, कोई कुछ पूछ रहे हो। एक बार वापस देखते हैं, देखो 1 2 3 4 अपन ने एक हिस्से में बांटे, 5 6 7 अपन ने एक हिस्से में बांटे, और 8 अपन ने एक हिस्से में बांटे। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट याद कर लो, अभी याद करने का टाइम दूंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बाद सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट याद कर लो। फिर अपन ने गवर्नमेंट कंपनीज याद कर लो। फिर देवस्थान और वक्फ याद कर लो। फिर बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पे रिलीजियस ट्रस्ट, एजुकेशनल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे आपके पीएसयूज, बैंक्स, एमएनसीज, 1 करोड़ रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल, और 8th नंबर पे अपना क्या है, फॉरेन एम्बेसीज। जो भी बताइए अनुराग से। मैम इसमें एक ट्रिक है याद करने की, मस्त चारों तरफ, मतलब इसमें नहीं ऐसे नहीं, मत था। बताओ, मत बताओ, मत बताओ। हाँ, अब अपने अकॉर्डिंग याद करो, बस थोड़ा सा, या तो आप लिख दो, अपन एक बार ट्राई करेंगे, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन की CD2 में है, देख लेंगे एक बार ना, एक बार ऐसे देख लेना, सबकी देखो अपनी अपनी ट्रिक होती है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अपन ऐसे याद कर लो, 4 3 और 1। ठीक है, बेयर एक्ट उठाओ, बेयर एक्ट उठाओ, और आपको मैं गिनती के पहले तो एक बार हैंड रेज कर दो, समझ में आ गया ना, 4
3 और 1 फॉरेन अलग जाएगा, 3 बड़ी बिल्डिंग अलग जाएगी और गवर्नमेंट कंपनी अलग जाएगी। बाकी आप ट्रिक एक बार देखना चाह रहे हो तो देख लेना, अदरवाइज मुझे लगता है बेटर है अपन ट्रिक से याद करेंगे सेक्शन 9-10 में। किसी को सेक्शन 9-10 की ट्रिक आती है तो वो बताना, ठीक है? अभी आज ठीक है, 12:31 हो रहे हैं, 12:36 पूरे याद करना है क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है चैप्टर 2 चैप्टर 3 किस पे अप्लाई नहीं है। देखो आई होप आपको याद हो गया होगा। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है तो आप एक बार समझ लीजिए। अब आओ सेक्शन नंबर 4, रेंट टू बी अग्रीड। देखिए जो रेंट होगा ना वो प्रेमाइसिस याद देखता है। क्या लिखा हुआ है? द रेंट पेबल फॉर एनी प्रेमाइसिस शैल सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बी such as may be agreed between the landlord and the tenant, and it shall not include the charges payable for amenities which may be agreed upon separately and shall be payable accordingly। देखिए मैंने क्या कहा था आपको, जब मैं आपको प्रेमाइसिस की डेफिनेशन पढ़ा रही थी तो मैंने आपको एक चीज बोली, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा था कि जो रूफ है वो प्रेमाइसिस का हिस्सा नहीं है। जब हमने 2A पढ़ा तो हमने पढ़ा कि 2A में जो एमिनिटीज की डेफिनेशन पढ़ी, तो एमिनिटीज का मतलब है सुख सुविधाएं, एमिनिटीज का मतलब है सुविधाएं कि पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, ये सब प्रेमाइसिस का हिस्सा नहीं है। तो रेंट टू बी अग्रीड, रेंट जो अग्रीड होगा वो किस चीज के लिए होगा? रेंट अग्री होगा प्रेमाइसिस के लिए। मैंने क्या बोला, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? कि रेंट जो अग्रीड होगा वो प्रेमाइसिस के लिए होगा। कैसे अग्रीड होगा? जैसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट डिसाइड करेगा, ठीक है? जैसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट डिसाइड करेगा। इनिशियल रेंट के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है कि जो रेंट होगा वो अग्रीड होगा। तो सेक्शन नंबर 4 रेंट टू बी अग्रीड, बट इट डज नॉट इंक्लूड द कॉस्ट जो भी पेबल है, बट इट डज नॉट इंक्लूड चार्जेस पेबल फॉर एमिनिटीज विच में अग्रीड अपॉन सेपरेटली एंड शैल बी पेबल अकॉर्डिंगली। एक बार हैंड रेज कर दो, सिंपल, रेंट टू बी अग्रीड, रेंट एज टू बी अग्रीड, रेंट एज टू बी, रेंट के संबंध में कि रेंट कितना होगा ये कोई नहीं बता रहा, तो सिंपल रेंट एज टू बी अग्रीड, रेंट एज टू बी अग्रीड और रेंट डज नॉट इंक्लूड द चार्जेस पेबल फॉर एमिनिटीज। ये आपका प्री का क्वेश्चन आ सकता है कि रेंट डज नॉट इंक्लूड चार्जेस पेबल फॉर एमिनिटीज, रेंट डज नॉट इंक्लूड चार्जेस पेबल फॉर एमिनिटीज। सेक्शन नंबर 5 देखिए, अनलेस अग्रीड अदरवाइज, मैम इसका मीनिंग क्या हुआ? मतलब रेंट कितना होगा, किसी भी प्रीमाइसेस का रेंट कितना होगा, तो रेंट जो दोनों डिसाइड करेंगे लैंडलॉर्ड टेनेंट उतना होगा। मैम जो पर ये वाला नॉट इंक्लूड चार्जेस पेबल फॉर एमिनिटीज अरे विच में, जैसे विच देखो, मतलब जो जैसे मान लो कि ये रूफ है, ये रूफ है और ये कमरा है, ये रूम है, तो इस रूम का रेंट, रूम प्रीमाइसेस का हिस्सा है, तो इस रूम का रेंट क्या होगा? जो अग्री करेंगे, जो दोनों अग्री करेंगे। लेकिन इस रूम के रेंट के अंदर ये एमिनिटीज इंक्लूड नहीं है, मतलब ये मान लो ये रूफ एमिनिटीज मान लिया हमने, रूफ मान लिया, एसी मान लिया, इलेक्ट्रिसिटी मान ली, तो इन्होंने कहा कि ये जो रूम का रेंट है, जो हम इस रेंट की बात कर रहे हैं, इस रेंट के अंदर ये जो एमिनिटीज है इसका चार्ज इंक्लूड नहीं है, मतलब इसका चार्ज इंक्लूड नहीं है। मान लो कि तुम्हें छत चाहिए तो तुम्हारे रेंट, मान लो वो रेंट वाला बोल रहा कि 8,000 तो रेंट पे कर और 500 रुपए तू इस छत के पे कर, तो ये जो 500 रुपए ये इस रेंट का हिस्सा नहीं है। और राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट तो ये प्रीमाइसेस पे अप्लाई हो रहा है ना, ये जो रेंट है, जो रेंट है वो तो प्रीमाइसेस होती है, तो प्रीमाइसेस के अंदर एमिनिटीज इंक्लूड नहीं होती है, समझ रही हो? तो ये जो 8,000 है वो अलग डिसाइड होगा और ये 500 है वो अलग डिसाइड हो। तो यही लिखा है देखो, यहाँ पे रोक दो, इट शैल नॉट इंक्लूड द चार्ज पेबल फॉर एमिनिटीज, तो ये पैराग्राफ तुम्हारा यहाँ खत्म हो गया। फिर ये बोल रहा है कि एमिनिटीज का जो चार्ज है वो अलग से अग्री होगा। फिर ये बोल रहा है एमिनिटीज विच मे बी अग्रीड अपॉन सेपरेटली, ये जो लाइन लिखी ना विच मे बी अग्रीड अपॉन सेपरेटली, ये एमिनिटीज के लिए लिखी है कि जो एमिनिटीज का चार्ज होगा ये अग्री सेपरेटली होगा, रेंट के साथ में इंक्लूड होके नहीं होगा। डन, विच यस शैल मैम। बी, मतलब ये जैसे सुविधाएं, तो जो सुविधाएं हैं वो अलग से डिसाइड होगी, आपके रेंट की रेंट अलग से डिसाइड होगा और आपकी जो सुविधाएं हैं वो अलग से डिसाइड होगी, एमिनिटीज का जो चार्जेस है वो अलग से डिसाइड। सेक्शन नंबर 5, अनलेस अग्रीड अदरवाइज। वैसे मान लीजिए आप ऐसे क्लेम नहीं कर सकते कि हमारा मकान मालिक तो 1 तारीख को रेंट ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अनलेस अदरवाइज अग्रीड
Every tenant shall pay the rent by the 15th day of the next following month for which the rent is payable. Like मान लीजिए कि अप्रैल, जैसे मान लीजिए आज 15 अप्रैल है, तो आज की मार्च का हम क्या देंगे, मार्च का किराया 15 अप्रैल तक देंगे। नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग मंथ, इसका रेंट ड्यू है, तो इसका ड्यू है, तो फॉलोइंग मंथ के 15th डे आपको क्या करना पड़ेगा, टेनेंट को रेंट पे करना पड़ेगा, अनलेस अदरवाइज एग्रीड वो हो सकता है। ठीक है, तो जो ओनर है वो बोल सकता है कि तू 5 को दे, 7 को दे, 8 को दे, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन जनरली जो इसके लिखा है कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड टेनेंट शुड नीड टू पे द रेंट अमाउंट, ठीक है, बाय द 15th डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग, फॉर द नेक्स्ट फॉलोइंग, जो भी मंथ ड्यू है उसका नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ के आपको 15 तक पे करना पड़ेगा। Every tenant who makes a payment on account of rent shall be entitled to obtain a receipt of the amount paid duly signed by the landlord or his duly authorized agent. यदि आपने रेंट पे किया है तो आप एंटाइटल हो, आपको रिसिप्ट मिलेगी। यदि आप मांगोगे, मांगोगे भी क्या, आपको रिसिप्ट मिलेगी। आपको रिसिप्ट मिलने के लिए आप एंटाइटल हो या तो लैंडलॉर्ड से या उसके एजेंट से। ठीक है, अब आप रेंट कैसे कैसे पे करोगे, तो सुनिए, आप रेंट पैसे कैश में, डीडी में, चेक में, ऐसे ऐसे करके पे कर सकते हो, अकाउंट में, तो ये लिखा है सब रूल, तो सब सेक्शन 3, अ टेनेंट में मेक पेमेंट टू द लैंडलॉर्ड और हिज ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, बाय पर्सनल पेमेंट, जाके घर पे जाके उसके गेट पे दिया, बाय कैश, बाय चेक, बाय डिमांड ड्राफ्ट, या बाय बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दो। ठीक है, और या पोस्टल मनी दे दो, पोस्ट ऑफिस के थ्रू दे दो। तो ये कुछ खास चीज नहीं है, तो सीधी बात है, रूल सेक्शन नंबर 5 में कि कैसे रेंट पे किया जाएगा, कितनी तारीख को पे किया जाएगा, रिसिप्ट मिलने के लिए वो एंटाइटल है, तो कैसे कैसे कैश के थ्रू दे दो, डीडी के थ्रू दे दो, बैंक के थ्रू दे दो, और चेक के थ्रू दे दो, या पोस्टल मनी के थ्रू भिजवा दो। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, स्टार लगा दिया 5 बार तो मतलब इम्पोर्टेंट चीज है। ये आपके टर्म उसका ग्राउंड हो जाता है, मतलब आपको आपको प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलती। बस अभी ये दिमाग लगा लो कि लैंडलॉर्ड को उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसका बैंक जो सेम म्युनिसिपल एरिया में है, अपने रेंट एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा, या उसको नोटिस भिजवाना पड़ेगा रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू टेनेंट को। ठीक है, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल। ठीक है, वापस बोल दूं कि मान लीजिए कि मैं जयपुर म्युनिसिपल एरिया के नगर इधर रहती हूँ, लालकोटी साइड में, तो मेरा जो ओनर है, मेरा जो लैंडलॉर्ड है, उसको मुझे रजिस्टर्ड जो रेंट एग्रीमेंट ना उसमें लिखना पड़ेगा कि ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरे बैंक अकाउंट का नंबर है। ठीक है, ये दो चीजें लिखनी पड़ेगी। और यदि ये नहीं लिख रहा है रजिस्टर इसमें रेंट एग्रीमेंट में, तो मुझे नोटिस के थ्रू भिजवाना पड़ेगा कि ये मेरा बैंक नंबर है, ये मेरा बैंक की नाम है। डन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में काम में आएगा ये पॉइंट, इसलिए लगा लो स्टार। तो कुछ भी नहीं बोला, रूल सेक्शन नंबर 5 में हमने 4 चीजें पढ़ी। क्या क्या 4 चीजें पढ़ी सेक्शन नंबर 5 में? सेक्शन नंबर 5 में हमने पढ़ा 15th डे पे आपको पे करना पड़ेगा, अनलेस अदरवाइज एग्री। आपने पे किया है तो आप रिसिप्ट के लिए एंटाइटल हो। आप कैसे 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 पे करोगे? कैश, बैंक, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्ट ऑफिस, पर्सनल पेमेंट। आपको 4 सेक्शन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है कि लैंडलॉर्ड की क्या ड्यूटी है कि रेंट एग्रीमेंट में सेम म्युनिसिपल एरिया में वो बैंक अकाउंट का नाम लिखेगा, बैंक अकाउंट का नंबर लिखेगा, और रेंट एग्रीमेंट में नहीं लिखता है तो कहाँ लिख देगा? नोटिस भिजवा देगा। बोलो प्रियंका। मैम अगर जैसे एग्री करा है कि 15th पे नहीं देना है, पहले ही देना है, जैसे इन सपोज 5 तारीख का है और देन वो केस लगता है किसी रीजन से, तो मैम वो चीज वैलिड है ना? हाँ हाँ, तो लिखा है ना 15, मतलब उसमें एग्रीमेंट में मेंशन अनलेस करना है अदरवाइज बस। एग्रीड ना, इन्होंने स्पेसिफिकली उसमें लिखा है ना, हम्म, अनलेस अदरवाइज एग्री, अनलेस अदरवाइज एग्री। यदि नहीं एग्री है तो 15 तक आपको पे करना। अनुराग सर। ओके। मैम इसमें है ना, जो थर्ड के अंदर पॉइंट में अपन 22G का फर्स्ट क्लोज भी लिख सकते हैं। 22G का फर्स्ट क्लॉज बताओ। हाँ, जहाँ पर वो विवाद होता है तो वो किराया प्राधिकारी को जमा करवा देते हैं ना रुपए। लैंडलॉर्ड ने मना कर दिया किराया लेने से, तो हम हाँ, किराया प्राधिकारी को जमा करवा स्टार देते हैं। लगा के आप लिख सकते हो 22G का, पढ़ लेंगे अपने। स्टार लगा के, मतलब मैं अब बता देती हूँ अनुराग सर क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए कभी लड़ाई हो जाती है ना लैंडलॉर्ड टेनेंट में, वो पैसे नहीं ले रहा है, ठीक है, तो एक पीडी अकाउंट बनता है बैंक में। ठीक है, मतलब मान लीजिए रेंट रेंट अथॉरिटी के पास में एक पीडी अकाउंट बनेगा, पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट ओनर के नाम से, और टेनेंट वहां जाके डिपॉजिट करा सकता है। ठीक है,
तो ये लिख देना, स्टार लगा के आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं मानती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। हम सेक्शन नंबर 1 पे, सेक्शन नंबर 2 पे हमें याद है ए पे प्रेमाइसिस थी, ठीक है, सी पे लैंडलॉर्ड था, सॉरी ए पे एमिनिटीज पे थी, सी पे लैंडलॉर्ड था, एफ पे प्रेमाइसिस थी, आई पर अपना टेनेंट था, ठीक है, और बाकी ज्यादा कुछ खास नहीं था। फिर सेक्शन नंबर 4 रेंट टू बी अग्रीड। सेक्शन नंबर 5 जो एडिशनल चीज है, रेंट कब तक पे करना पड़ेगा एंड ऑल। और सेक्शन नंबर 3 कहाँ पर, सेक्शन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 4 नंबर के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर। चैप्टर 2 देखो, समझना, ये नहीं बोल रहा कि इन प्रमाइसेस पे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं होता है, ये बोल रहा है इन प्रमाइसेस पे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो सेक्शन 3 हमारा हो गया। अब आ जाओ सेक्शन 6, सेक्शन 7। मैम फिर हम्म जो सेक्शन 4 वाला जो बताया ना, उसमें प्रेमाइसिस में जनरल एमिनिटीज तो इंक्लूडेड है ही, जो प्रमाइसेस स्पेशली में फर्नीचर फिक्सचर जो सब पढ़ के आए ना, गोडाउन गैराज, ये सब इंक्लूडेड है। प्रमाइसेस की डेफिनेशन पढ़ी ना अपन ने सेक्शन हाँ 2 के एफ नहीं, में। तो आपने मतलब बोला ना कि रेंट टू बी एग्रीड में एमिनिटीज नहीं आएंगे, जो जनरल है वो तो आएंगे ना, जो स्पेशली एग्रीड है वो नहीं आएंगे। मतलब एमिनिटीज का पैसा नहीं आएगा, बस ये मान लो। तो एमिनिटी देखो, प्रेमाइसिस की डेफिनेशन वही है जो 2F में है, और क्या हो, देखो प्रेमाइसिस की डेफिनेशन वही है जो 2F में है। जैसे मान लो कि उसमें लिखा है कि फिटिंग्स एज अग्रीड बाय द लैंडलॉर्ड, तो वो प्रेमाइसिस की डेफिनेशन में आएगा, वो एमिनिटीज की डेफिनेशन में नहीं आएगा। फर्नीचर एज अग्रीड बाय द लैंडलॉर्ड, ठीक है, तो वो प्रेमाइसिस की डेफिनेशन में आएगा, वो उसमें डेफिनेशन में नहीं आएगा एमिनिटीज की डेफिनेशन, क्योंकि जब वो आगे बढ़ के बोल रहा है तो वो नहीं मैम आएगा। ये जैसे अब एमिनिटीज में तो स्टेयरकेस भी आता है, कल हमने पढ़ा था, तो उसका कैसे फिर ले सकते हैं वो तो तो फिर? वो ऐसे हो जाएगा ना, लो एज अग्रीड बाय द लैंडलॉर्ड, ये शब्द भी तो ध्यान रखो भाई। फिटिंग्स है, फर्नीचर है, फैसिलिटीज है, एज अग्रीड बाय द लैंडलॉर्ड, वो लैंडलॉर्ड डिसाइड कर देगा कि भाई हम देने को तैयार हैं। फर्नीचर फिटिंग्स फैसिलिटीज लैंडलॉर्ड बोल देगा कि भाई ये चीजों का रेंट हम डिसाइड कर रहे हैं। तो मैम बेसिक चीजें तो उसी में रेंट में आएंगी ना, स्टेयरकेस का तो कैसे बाद में डिसाइड हो सकता है, वो तो उसी में आएगा ना। ये कॉमन मतलब ये तो यही है कि जो जैसे मान लो सेकंड फ्लोर पे है, तो अब स्टेयरकेस तो देगा ही, ऐसे उड़ के थोड़ी बैठेगा। हम्म। वही चीज है। अब अपन आ गए, देखो सेक्शन 6 सेक्शन 7 कठिन है लेकिन बहुत सिंपल है, बेरेक्ट से पढ़ने के दिमाग मत लगा, समझ लो, मैं सीधी बात। देखो, ये जो एक्ट आया है, ये सेक्शन 6 बात करता है 2003 से पहले की प्रेमाइसिस के बारे में। सेक्शन 7 बात करता है 2003 से, जब से एनफोर्समेंट में है उसके बाद की प्रेमाइसिस के बारे में। ठीक है, तो सुनो क्या होता है, मतलब अपन बात कर रहे हैं कि अपन को सबको पता है कि 5-5-5% तक बढ़े रेंट। मान लो कि ये, जैसे मान लो कि एक एक डेट आएगी यहाँ पे 1950 की, मुझे जितना याद आ रहा है एक डेट है 1950 की, 1 जनवरी 1950 शायद। वहां का रेंट कितना था, वहां पे उस टाइम हमने रेंट डिसाइड किया था 100 रुपीज। हेलो, सुनो, क्या करूं, एक सेकंड, एक सेकंड, सुनो मैं क्लास में हूँ। एक सेकंड, हाँ, तो सुनो, मैंने क्या कहा, मान लो 1 जनवरी 1950 को आपका रेंट कितने रुपए का था, 100 रुपए का था। ध्यान से सुनो, तो ये जो 5% बढ़ेगा, ये जो 5% बढ़ेगा, ये किस पे बढ़ेगा, 100 रुपीज पे बढ़ेगा। किस पे बढ़ेगा, लाइक 1960 में कितने रुपए रेंट, उन्नीस सॉरी, मतलब हर साल जो रेंट बढ़ेगा ना, वो किस पे बढ़ेगा, 100 रुपीज पे बढ़ेगा। ध्यान रखो, 10 साल तक ये 100 रुपीज पे बढ़ेगा। लाइक 1951 105, 1952 110, 1953 115, एक बार हैंड रेज कर दो। ये जो 5% बढ़ेगा ना, इस पे बढ़ेगा 100 पे। ऐसे नहीं है कि 105 का 5%, 110 का 5%, 115 का 5%, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1960 आएगा, तो ये जो 5-5-5-5 बढ़ा था ना 10 साल, ये अब हो जाएगा 150। अब आपका 1961 में किस पे 5% बढ़ेगा, 150 का 5%। 1962 में 150 का
5%, समझ रहे हो? एक बार हैंड रेज करो, 7.5 रुपए, फिर 7.5 रुपए, जैसे इस 157.50 में फिर 7.5 रुपए जुड़ेंगे, फिर 7.5 रुपए जुड़ेंगे, फिर 7.5 रुपए जुड़ेंगे, फिर 1970 में ये 7.5 जितनी भी बार जुड़े ये 150 रुपए में मर्ज हो जाएंगे। फिर 1971 में ये जो 150 में मर्ज हुए हैं, फिर 1971 में फिर उसका 5%, फिर उसका सॉरी उसका 5%, फिर उसका एक बार हैंड रेज कर दो। समझ में आया क्या कि ये जो अमाउंट बढ़ता है ना ये ओरिजिनल अमाउंट पे बढ़ता है और 10 साल में मर्ज हो जाता है। क्या बोला मैंने? ये जो अमाउंट बढ़ता है ये ओरिजिनल मतलब 1950 के पहले की बात कर रहे हैं अपन, 2003 से पहले की बात, कि कोई भी प्रीमाइसेस यदि 1 जनवरी 1950 से पहले भी उस पे गई है, रेंट पे गई है, तो ये प्रिज्यूम कर ली जाती है कि वो 1950 को रेंट पे गई थी। ठीक है, फिर हर साल 5% का अमाउंट क्या होता है, बढ़ता है। हर साल 5% का अमाउंट बढ़ता है और हर 10 साल में जो भी अमाउंट बढ़ा है वो मर्ज हो जाता है, फिर वापस से 5% पे बढ़ता है, फिर हर साल में 5% मतलब क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, फिर हर साल बढ़ता है, फिर मर्ज हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, ये बोलेगा कि मान लो कि 1950 तो 2000 भी तो आएगा कभी, कभी कभी 2000 भी तो साल आएगा, कभी 2000 वाला साल भी आएगा। तो अब आप क्या सोचोगे कि भाई 2000 वाला साल आया तो कभी ना कभी मर्ज होके मान लो ये 200 रुपए हो गया, ये 200 रुपए हो गया, फिर आपको ऐसा लगेगा कि हर साल 5% बढ़ेगा, 200 का 5%, 2001 में, फिर 2002 में 200 का 5%, फिर 2003 में 200 का 5%। लेकिन सुनो, 2003 में तो नया एक्ट आ गया था ना, एक बार हैंड रेज कर दो। 2003 में नया एक्ट आ गया था ना, सबको समझ में आया क्या? तो 2003 में, अब 2003 से क्या होगा, 2003 वाला अमाउंट है ना, ये दो अमाउंट 2003 में मर्ज मान दिए जाएंगे। मैं वापस समझा देती हूँ, सिंपल सी बात। सेक्शन 6, सेक्शन 7, ये 2003 के बाद की बात करता है, ये 2003 के पहले की बात करता है। अब पहले की भी बात करता है तो 1950 से पहले की प्रीमाइसेस या 1950 के बाद की प्रीमाइसेस, जो भी है। 1950 के पहले की प्रीमाइसेस ये प्रिज्यूम कर ली जाती है कि 1950 को ही लेट आउट हुआ, फिर अमाउंट हर 10 साल 5-5-5% बढ़ेगा ओरिजिनल अमाउंट पे, और हर 10 साल में 10 ऐसे 10 साल खत्म हो जाएंगे वो मर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो मर्ज हो जाएगा। डन। फिर तब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन कभी ना कभी 2003 तो आएगा, जैसे 1950 से 2000 पहुंचेगा तो 2003 आएगा ना, तो आपको ये लगेगा कि भाई 10 साल बढ़ेगा तो बीच में तो 2003 मतलब सेक्शन 7 चालू हो जाना चाहिए। तो 2003 में जैसे अभी तक अपन 10-10 साल तक बढ़ा रहे थे ना, तो 2003 में चाहे 2 साल हो, चाहे 5 साल हो, चाहे 4 साल हो, 2003 में मर्ज मान लिया जाएगा। जैसे अपन 10-10 साल में मर्ज कर रहे थे ना, तो ये अमाउंट शायद 1 अप्रैल 2003 को क्या मान लिया जाएगा, मर्ज मान लिया जाएगा। एक बार हैंड रेज कर दो। फिर अब 2003 में जैसे ही मर्ज मानेंगे फिर 5% 5% 5% सब बढ़ जाएगा। ठीक है। और दो सेक्शन 7 सिंपल सी बात है, सेक्शन 7 सिंपल सी बात यही बोलता है कि 5% तक बढ़ेगा जब से आपने रेंट पे दिया है, और 5-5-5-5% बढ़कर 10 साल बाद मर्ज हो जाएगा। हो जाइए सेक्शन 6 सेक्शन 7 नोट से पढ़ेंगे, दिमाग खराब हो जाता है। बेरक से भी पढ़ना सिखाऊंगी, चलो अच्छा है, बेरक में मजा आता है। देखो देखो मैंने क्या बोला। सिंपल सा अपन ये मान लेते हैं कि चलो 1990 में ये गया, 1990 में गया, ये जब भी गया 105 110 115 120 125 130 135 140 145, फिर 150। ठीक है, ये बराबर हो गया। फिर 150 का 5 10 15 20, 150 की चल रहा है ये, परेशान मत होना। 150 का 5 10 15 20 25 30 35 40, फिर 150 में ये कितने रुपए पड़े, जितने भी पड़े उसको इसमें मर्ज कर दिया, 225। 225 का 5 225 का 10, फिर 2003 में देखो, इसको मर्ज करने के बाद में मतलब यहाँ पे आएगा शायद, मतलब 2003 में ही मर्ज हो जाता है। अपन को इतना कैलकुलेशन ना कोई पूछ रहा है, लेकिन ध्यान रख लो 2003 के बाद में अपन ने यही रोक दिया इस चीज को, यही रोक दिया अपन ने 2003 के बाद में। ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर देखो, अब आ जाओ सेक्शन नंबर 6, वो तो एग्जाम्पल था। वेयर एवर एनी प्रीमाइसेस इज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब 2003, इफ लेट आउट बिफोर 1 जनवरी 1950 इट शैल बी कंसिडर्ड लेट आउट ऑन 1 जनवरी 1950, कि यदि 1 जनवरी 1950 से पहले लेट आउट हुई है तो इसे प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि 1 जनवरी 1950 को लेट आउट हुई है। इफ लेट आउट ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1950 और आफ्टर देन फॉलोइंग रूल शैल अप्लाई टिल द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट नंबर 2003, रेंट शैल बी रिवाइज एट द रेट 5% पर एनम
ऑन एवरी 10 years इट शैल बी एडजस्टेड। आप यहाँ लिख देना मर्ज। ये JKILS के नोट्स है तो वो ऐसे ही, उनकी इंग्लिश ऐसी है, मतलब अच्छे ऐसे ही नहीं है, सिंपल इंग्लिश लिखवाते हैं ताकि बच्चे समझ जाए, लेकिन आपको लिखना है कि ऑन एक्सपायरी ऑफ 10 years इट शैल बी मर्ज्ड, इट शैल बी मर्ज्ड। ठीक है। फिर मैंने कहा कि यदि आपके 10 साल 2003 तक कंप्लीट नहीं हुए हैं तो वेयर इन अबव मैटर 10 year नॉट कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट देन सच अमाउंट शैल आल्सो बी मर्ज्ड ऑन 2003। ठीक है। देखो 2001 से 10 साल कंप्लीट नहीं हुए, 2 साल कंप्लीट हुए, तो 2003 ना कि 2011। समझ गए क्या मेरा कंसेप्ट कि 2001 से 10 साल नहीं जुड़ेंगे, 2003 तक ही मर्ज हो जाएंगे। फिर अब अब जो करंट करंट में चीज, अब 2003 में आ गए हम वापस, फिर 2003 में वही सेम चीज चलेगी, रेंट रिवाइज होगा 5% से और हर 10 साल में मर्ज हो जाएगा। ठीक है। अब और देखो, ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, मान लो कोई रेंट ड्यू बनता है, कोई रेंट ड्यू बनता है, जैसे मान लीजिए इतना पूरा कैलकुलेशन करा, क्योंकि अपन 1950 की बात कर रहे हैं, तो 1950 में आज हमने कैलकुलेशन करा तो इतना अमाउंट ड्यू बन रहा है। मान लो ऐसे बन रहा है कि पारुल गरिमा को 10,000 रुपए देना मानती है, तो दे देगी भाई। उस कमेंसमेंट जब जैसा अग्री करेंगे ना ये दोनों कि हम एक काम करें, हम 20 दिन बाद दे देंगे, 30 दिन बाद दे देंगे, 1 साल बाद दे देंगे, तो जैसा कोर्ट अग्री करे या जैसा ये पार्टी अग्री करे उस टाइम ये जो अरियर आया है वो पे कर दिया जाएगा। इफ आफ्टर रिवीजन एनी अमाउंट इज ड्यू देन इट शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, बैलेंस शैल बी रिसीव्ड अरियर टू पे सच अमाउंट फॉलोइंग डेट्स अग्रीमेंट इन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट और डेट डिसाइडेड बाय ट्रिब्यूनल। तो सिंपल सा, अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपन ये बोला कि if any premises let out before 1st January 1950, it shall be presumed that premises were let out on 1st January 1950. Then the amount shall be revised at the rate 5% per annum, and the amount after 10 years be merged in the main amount. Then further 5% से हम क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और हर साल रिवाइज करते जाएंगे और हर 10 साल में मर्ज करते जाएंगे। फिर हमने बोला कि यदि हमारे 2003 तक 10 साल कंप्लीट नहीं हुए तो भी हम 2003 को क्या कंसीडर कर लेंगे, 2003 में मर्ज कंसीडर कर लेंगे, फिर फर्दर 5% से बढ़ाएंगे और 10 साल में मर्ज कर लेंगे। कोई भी अरियर का अमाउंट आता है तो वो दे देंगे एक दूसरे को, जैसा दोनों एग्री करें, जैसा कोर्ट एग्री करे। तो ये था सेक्शन 6। एक बार हैंड रेज कर दो, बेयर एक्ट से मत पढ़, बेयर एक्ट से पढ़ने का टाइम देख लेते, बेयर एक्ट में भी ज्यादा कठिन ऐसा लिखा हुआ है। मैम जब 2003 में वो रिन्यू कर सकते हैं अमाउंट को? नहीं नहीं, 2003 में रिन्यू नहीं मान रहे अब। तभी तो तुमने देखा कि MI रोड की दुकानें खाली क्यों नहीं होती। कभी देखा जयपुर में MI रोड की दुकानें? भाई साहब उनके रेंट सस्ते सस्ते हैं, कहने को कितनी मतलब पॉश इलाका है वो, लेकिन वहां के रेंट बहुत सस्ते सस्ते हैं क्योंकि कब से दुकानें चल रही है वो। तो रिवाइज मतलब वाइज रेंट वही रहेगा ना मैम? रेंट वही रहेगा जो अब बस आप अपन ये अमाउंट मर्ज कर देंगे ना मर्ज करते जाएंगे। और वहां से फिर नया चालू हो जाएगा 2003 के बाद से? 2003 से जो मर्ज अमाउंट है उसमें 5% बढ़ता जाए। जी मैम। ठीक है, आ जाओ एक सेकेंड। अब सुनो, बेरेक देखते चलो। वाह, इसने इलस्ट्रेशन भी लिखा है। पता नहीं कौन सा बेरेक अच्छा बेरेक है, चलो ठीक है। सेक्शन 6 सेम चीज लिखी है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एग्रीमेंट वेयर अ प्रॉपर्टी इज प्रीमाइज एट द कमेंसमेंट ऑफ, जो भी है कि 1 जनवरी 1950 से पहले लेट आउट हुई है तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा 1 जनवरी 1950 को लेट आउट हुई है, 5% से इंक्रीज होगी, अमाउंट ऑफ इंक्रीज रेंट मर्ज कर दिया जाएगा हर 10 साल में, फिर अगेन अगेन लाइबल टू भी इंक्रीज होगा 5%, और जब तक इस ईयर का कमेंसमेंट होता है तब तक ऐसे ही बढ़ता रहेगा जैसे बढ़ रहा है, 5% 10 साल में फिर मर्ज कर दिया जाएगा, फिर 5% 10 साल तक मर्ज कर दिया जाएगा। और वही सेम कि 1 जनवरी 1950 के बाद लेट आउट हुई है तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, 5% तक बढ़ेगा, 10 साल में मर्ज कर दिया जाएगा, इस ईयर ये वाला कमेंसमेंट होएगा तब तक बढ़ता रहेगा और मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है। और ये देखो ये 2003 की बात लिखी हुई है कि चाहे कुछ भी लिखा हो सबसेक्शन 1 में, यदि 10 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं अंडर सबसेक्शन 1 इस एक्ट के कमेंसमेंट में, तो ये 5% जो इंक्रीज हो रहा था वो उस कमेंसमेंट पे मर्ज कर दिया जाएगा, फिर अगेन 5% से इंक्रीज होगा और 10 साल तक हर 10 साल में मर्ज कर दिया जाएगा, फिर
जो भी है, और जो भी अमाउंट पेबल होगा रिवीजन से वो कैसे पे होगा, जो भी अग्री किया जाए दोनों के बीच में, या रेंट ट्रिब्यूनल ने जैसे भी डेट डिसाइड करी वैसा। ठीक है, सिंपल सा था, ज्यादा कठिन नहीं है, दिखने में ऐसा भयंकर लगता है ये, लेकिन ज्यादा कठिन नहीं है। अब आ जाओ करंट प्रेमाइसेस का क्या सीन है। तो करंट प्रेमाइसेस सिंपल सी चीज है। करंट प्रेमाइसेस जो है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द रेंट ऑफ प्रेमाइसेस लेट आउट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस हैव बी liable to be increased at the rate 5% per annum, and amount of decrease of rent shall be merged after 10 years. Such rent shall further be liable to be increased similar rate, जो भी है 5%, 5%, 5%, and merged in similar manner till the tenancy subsist. Any agreement for increase in rent excess 5% shall be void to the extent. मानती हूँ मैम समझ में आ गया होगा। इसका 6 का 4 बताना एक बार क्लोज। अरे देख कि अब अपन जैसे मान लो आज के दिन हम कोर्ट में बैठे हैं और आज के दिन में हम 1950 का रेंट रिवाइज कर रहे हैं, 1950 से रेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कुछ तो अमाउंट आएगा ना, किसी ना किसी को देना तो बनेगा, कुछ तो रिवाइज अमाउंट आएगा कि तू इसको दे, तू इसको दे, यही ना। तो ये जो रिवाइज्ड अमाउंट आएगा, तो ये आप दो तरीके से पे कर सकते हो, या तो दोनों अग्री कर लो, जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट है, कि हम इस दिन पे कर देंगे, या रेंट ट्रिब्यूनल आपको डेट बता देगा कि तुम इस दिन पे कर देंगे, ये लिखा हुआ है। द रेंट रिवाइज एज पर, भाई अपने फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं हम आज के दिन पे, मान लो तो फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे बीच मतलब लड़ाई चल रही है, तो 1950 के दिन हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 1950 के अकॉर्डिंग, तो आज के दिन पे हमारा कुछ ना कुछ तो अमाउंट बनेगा कि भाई लैंडलॉर्ड टीनेंट को इतना पे करना मानता है, टीनेंट लैंडलॉर्ड को इतना पे करना मानता है। तो ये लिखा हुआ है फ्रॉम द डेट अग्रीड अपॉन, तो कब पे किया जाएगा, लैंडलॉर्ड टीनेंट जो रेंट डेट अग्री कर लेंगे, या और वेयर एनी, यदि रेंट ट्रिब्यूनल ने पेटिशन फाइल की गई है रेंट ट्रिब्यूनल में, तो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच पेटिशन। एक बार देख लेना जो भी है, अपन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि डेट अग्रीड अपॉन द लैंडलॉर्ड और टीनेंट, और जहां पे पेटिशन फाइल हुई है तो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग सच पेटिशन। देख लेंगे, हम तो इतना दिमाग नहीं लगता। अब आ जाओ एक सेक्शन 8 पढ़ते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लिमिटेड पीरियड टीनेंसी। तो ध्यान रखो, सुनते जाओ। लिमिटेड पीरियड टीनेंसी एलपीटी, तो हमेशा अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो लिमिटेड पीरियड टीनेंसी जो मुझे याद आ रहा है, रेजिडेंशियल पर्पस, सबसे पहला आपका ये है कि जो लिमिटेड पीरियड टीनेंसी है वो हमेशा रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही दी जाती है। किस पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही दी जाती है, जो 3 साल की होती है। कितने साल की होती है, 3 साल की होती है। ठीक है, फिर 3 साल खत्म होने के बाद दोबारा एप्लीकेशन लगा दी जाती है, पर ऐसा ही कुछ चलता रहता है, सिंपल सी लाइन है। तो यही है सबसे इंपॉर्टेंट बात, यही थी, लिख लो यहाँ पे आपके नोट्स में, रेजिडेंशियल, ओनली रेजिडेंशियल। तो क्या लिखा है, अ लैंडलॉर्ड मे लेट आउट द प्रेमाइसेस फॉर रेजिडेंशियल पर्पस फॉर अ लिमिटेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, कि एक लैंडलॉर्ड प्रेमाइसेस जो है रेजिडेंशियल पर्पस के प्रेमाइसेस को एलपीटी पे दे सकता है। अब ये मत मान लेना कि एलपीटी पे ही देता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को लिमिटेड पीरियड टीनेंसी में जाना है तो लैंडलॉर्ड 3 साल तक के लिए, मतलब नॉट एक्सीडिंग 3 साल तक के लिए किसी व्यक्ति को लिमिटेड पीरियड टीनेंसी दे सकता है। ठीक है, अब इस केस में जॉइंट पेटिशन फाइल होगी, कहाँ पे, रेंट ट्रिब्यूनल के पास में, रेंट ट्रिब्यूनल के पास में, कि भाई आप एक काम करो, हमें लिमिटेड पीरियड टीनेंसी में एंटर होने की इजाजत दे दो, और साथ ही में वहां से हम सर्टिफिकेट भी ले आते हैं। किस चीज का सर्टिफिकेट, कि जैसे ही ये 3 साल खत्म हो जाएंगे वैसे ही टीनेंट लैंडलॉर्ड को प्रॉपर्टी वापस कर देगा। अपन दो चीज की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, कि एक तो हमें लिमिटेड पीरियड टीनेंसी दे दे, और दूसरा जैसे ही पीरियड खत्म हो जाए उसका रिकवरी सर्टिफिकेट।
तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने देखा लिमिटेड पीरियड टीनेंसी। देखो हमने जो जो चीज पढ़ी कि लिमिटेड पीरियड टीनेंसी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए होती है, नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स होती है, और दोनों क्या लगाते हैं, ज्वाइंट पेटिशन लगाते हैं। लेकिन किस चीज की ज्वाइंट पेटिशन लगा रहे, केवल लिमिटेड पीरियड टीनेंसी देने की पेटिशन नहीं लगा रहे, वो बोल रहे हैं कि लिमिटेड पीरियड टीनेंसी में एग्री एंटर होने का मतलब दो परमिशन और साथ में हमें रिकवरी सर्टिफिकेट भी दे दो। तो यही लिखा है कि in such case the landlord and the proposed tenant shall submit a joint petition before the rent tribunal for permission to enter into limited period tenancy and grant certificate for recovery of possession. ठीक है, the rent tribunal shall grant the permission immediately and issue certificate for recovery of possession of such premises executable on expiry of the period mentioned in the certificate. मैंने आपको बोला जैसे वो सर्टिफिकेट दे देता है कि 3 साल जैसे ही खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम ये जो रिकवरी सर्टिफिकेट मैं टेनेंट के पास ले जाऊंगा और ये मेरा पोजीशन वापस कर देगा। हाउएवर लेकिन जो लिमिटेड पीरियड टेनेंसी है वो एक बार मतलब एक प्रेमाइसिस के लिए 3 बार से ज्यादा नहीं दी जा सकती है। तो however such permission shall not be granted for more than 3 times for the same premises provided that the certificate of recovery of possession issued in this section shall lapse if the petition for execution thereof has not been filed before the tribunal within 6 months from the date certificate become executable। देखो अब बताती हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि कोई भी लैंडलॉर्ड टेनेंट को लिमिटेड पीरियड टेनेंसी दे सकता है फॉर रेजिडेंशियल पर्पस नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। इसके लिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट क्या लगाएंगे, जॉइंट एप्लीकेशन। क्या लगाएंगे, जॉइंट पेटिशन। कहाँ पे, रेंट ट्रिब्यूनल में। ध्यान रखो रेंट अथॉरिटी नहीं है, रेंट ट्रिब्यूनल में। रेंट ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन लगाएंगे कि हमें 2 चीजें दे दो, एक तो हमें सर्टिफिकेट दे दो, रिकवरी सर्टिफिकेट, ठीक है, और एक हमें क्या दे दो, हमें अग्रीमेंट मतलब परमिशन दे दो ताकि हम एलपीटी में चले जाए। फिर ये जो परमिशन है ये एक प्रेमाइसिस के लिए 3 बार से ज्यादा नहीं दी जाती है, 3 बार से ज्यादा नहीं दी जा सकती है। और ठीक है, और एंटर हो जाएंगे। और ये जो सर्टिफिकेट है, अब मान लीजिए सर्टिफिकेट तो हो गया, अब जैसे बोला है कि 3 साल में इसको टेनेंट को ये घर खाली करना पड़ेगा, तो ओनर डायरेक्ट घर खाली नहीं करवाएगा, ये क्या लगाता है, ये एप्लीकेशन लगाएगा। एप्लीकेशन लगाएगा ओनर लैंडलॉर्ड रेंट ट्रिब्यूनल में कि सर ये सर्टिफिकेट ड्यू हो चुका है। क्या हो चुका है, सर्टिफिकेट ड्यू हो चुका है ना, इसको एग्जीक्यूट करवाओ। लेकिन ये यदि 6 महीने में एप्लीकेशन नहीं लगाता है इस सर्टिफिकेट के ड्यू हो जाने के, तो ये सर्टिफिकेट लैप्स हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा ये वापस पढ़ते हैं, लास्ट एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि a landlord may let out the premises for residential purpose for a limited period not exceeding 3 years. In such case, the landlord and the proposed tenant shall submit a joint petition before the rent tribunal for permission to enter the limited period tenancy and for grant of certificate of recovery of possession. Rent tribunal इसे immediately permission दे देता है और issue कर देता है certificate of recovery, ठीक है। और ये लेकिन एक प्रॉपर्टी के लिए 3 बार से ज्यादा नहीं देगा, provided that certificate of recovery of possession issued in this section shall lapse if the petition for execution has not been filed in tribunal within 6 months from the date when the certificate become executable। यदि 6 महीने के अंदर, जब आपका सर्टिफिकेट एग्जीक्यूटेबल है उसके 6 महीने के अंदर आपने एप्लीकेशन नहीं लगाई तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो लैप्स हो जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, बाकी क्लास अपन कल कंटिन्यू करेंगे, सेक्शन 9 सेक्शन 10 पढ़ेंगे कल। थैंक यू सो मच। थैंक समझ यू में तो मैम। आ गया ना, एलपीटी एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लेना सब, इसमें सभी आता है। जैसे बचा क्या है, माइनर तो वैसे भी कितना छोटी सी तो चीजें होती है, उसमें सब याद करना होता है, माइनर में छोड़ने का ऑप्शन नहीं होता। इवन दो आप नहीं मानोगे, सेक्शन 32 है इसका लास्ट सेक्शन, कभी आपने देखा हो, मैं मानती हूँ। सेक्शन 32 से क्वेश्चन पूछा था आरजे प्री 2021 में, वो भी पढ़ के गए। हम तो सब पढ़ के जाते हैं, हम तो ऑप्शन छोड़ते ही नहीं है किसी चीज का कि कहीं से भी पूछ ले, प्री में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, सेक्शन 32 से पूछा गया।